नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सवालों को लेकर आज हम एचएसएससी ऑफिस आए हैं और आपके सभी के जो सवाल हैं वो चेयरमैन साहब से उनके जवाब लेंगे। तो सबसे पहले चेयरमैन साहब का हम स्वागत करते हैं डिजिटल फ्री शिक्षा चैनल पर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, जो फिलहाल हरियाणा पुलिस भर्ती की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के ऊपर सबसे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं हमारे पास भी वो इसी को लेकर हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की मांग युवाओं ने की थी, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें जो परसेंटाइल मेथड है इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। कोई भी युवा ये नहीं कह रहा कि नॉर्मलाइजेशन आप बंद करो, लेकिन परसेंटाइल मेथड जो लगाया जा रहा है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक शिफ्ट से ज़्यादा या एक सेट से ज़्यादा पेपर होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। और हमने पिछले कुछ एग्ज़ाम देखे कि एक शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा पास हो गए, दूसरी शिफ्ट के कम हुए, और पूरी तरह से पास होने और डीवी तक जाते जाते फाइनल सिलेक्शन तक भी ये वेरिएशन काफ़ी बड़ा। बच्चों ने ही आके यहाँ प्रदर्शन भी किया, मेरे से मिले भी, सोशल मीडिया पे भी आया कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लेके आओ आप। हमने उनके कहने पे ही, और जो एक्सपर्ट थे, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हम लेके आए। ये फार्मूला हमने नहीं बनाया, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में जिसका हेड ऑफिस है, वहाँ से हमने ये फार्मूला लिया। और ये जो फार्मूला है ये नहीं है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही अपना रहा है, यूपीएससी अपना रही है, एसएससी अपना रही है, सीबीएसई अपना रही है, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग, सब ये फार्मूला अपना रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास जो ये, जैसा आपने कहा, मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चे आके मिले और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कहा कि आपका फार्मूला तो ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन कर लीजिए। तो हमने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें मेरी सेक्रेटरी है आयोग की, लीगल सेक्रेटरी हैं, और एक हमारा मेंबर है जो एक्सपर्ट हैं, जो स्टडी करके आए थे कलकत्ता इंस्टीट्यूट को। वो सोमवार को उन्होंने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन दिल्ली में एक मीटिंग उनके साथ है। अगर वो बच्चों की मांग पे जो लोगों ने सुझाव दिए हैं उसमें कोई चेंज करवाना चाहेगा तो अगले रिजल्ट भी हम उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और फीमेल कांस्टेबल का भी मैं बिल्कुल भी शंका नहीं करता कि हम उसको, अगर वो फार्मूला हमारे को जचा या उसने रिकॉग्नाइज किया तो हम रिवाइज भी कर सकते हैं उस रिजल्ट। यानी कि साथियों, फीमेल रिजल्ट का जो बात कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, वो रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है, ये बात चेयरमैन साहब कह रहे हैं। और काफ़ी क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। तो सर, क्या इसमें जो मेल कांस्टेबल फिजिकल है इसमें भी कुछ चेंजमेंट हो सकता है? ना, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो फाइनल रिजल्ट के लिए चैलेंज हुआ है, 7 टाइम के लिए वो चैलेंज नहीं है। और जो फार्मूला हमने, जिससे 7 टाइम बच्चों को हमने पीएसटी यानी कि दौड़ पे बुलाया है, ये हमने इंडियन जो इंस्टीट्यूट है स्टैटिकल का उसको भेजा कि हमने इस तरीके से किया। उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी, और यहाँ तक कि ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है फार्मूला, तो हाई कोर्ट ने भी हमारी बात को मान लिया है। जब इतनी 2 बड़ी अथॉरिटियाँ मान रही है तो हम मैं नहीं चाहता कि या कोई संभावना हो इसमें रिवाइज की, तो ये एज इट इज रहेगा अभी तक तो। सर, काफ़ी युवाओं का कहना है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाए जिससे नॉर्मलाइजेशन की समस्या ही ना आए, और उनका ये भी कहना है कि जब एक दिन में वोट करवाए जा सकते हैं तो फिर एचएसएससी पेपर क्यों नहीं ले सकती? इलेक्शन और सिलेक्शन में फ़र्क होता है, और जैसे हरियाणा की कैपेसिटी है, कुछ ज़िले हम छोड़ रहे हैं, वहाँ एग्ज़ाम हम कराते नहीं, उन ज़िलों को छोड़ के हमारे पास 1.5 लाख की कैपेसिटी है कि हम 1.5 लाख कैंडिडेट एक साथ बैठा सकते हैं, और ज़्यादा हम 3 लाख लोगों का इवनिंग और मॉर्निंग में टेस्ट ले सकते हैं। तो ये संभव नहीं है कि सारे हरियाणा में एक ही साथ एक शिफ्ट में सबका पेपर किया जाए। ये किसी भी उस संख्या में जो यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट है, वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। सर, एक सिलेबस का मुद्दा और उठा हुआ था पहले, जो अब नॉर्मलाइजेशन के कारण
वो मुद्दा तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये है कि सिलेबस फिक्स एचएसएससी क्यों नहीं करती, ये युवाओं की बहुत ही ज़्यादा मांग है। और आपसे युवा इसलिए भी मांग कर रहे हैं कि अब से पहले भी सर ऐसी मांग हुई हैं जो आपने मानी भी हैं, और युवाओं के प्रति आपका जो रुझान है, जो युवाओं की समस्या है, उनको आप सुनते भी हैं, इसीलिए युवा आपसे उम्मीद करते हैं। आपने अभी तक हमारे पिछले 5-10 कैटेगरियों के पेपर देखे होंगे, और ये पेपर होने के बाद अब ये कि सिलेबस निश्चित हो, स्टैंडर्ड हो पेपर का, ये मांग कहीं हद तक दब चुकी है। क्योंकि अब पेपर का एक स्टैंडर्ड है, एक सिलेबस है निश्चित सा, जो हम डिस्प्ले करते हैं एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे। तो ये एक हम कर रहे हैं सुधार। अगर इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो उसको अपनाएंगे खुला मन से। मैं कोई भी चीज़ ठीक है, अगर बेटर हो तो मैं उसको खुले चीज़ मन से अपनाता हूँ। इसमें अगर कहीं कमी है तो उसको ठीक करेंगे। एक सर, कई यूट्यूबर धरने पर या सोशल मीडिया पर आपको गालियां भी देते हैं, कुछ कैंडिडेट आपकी प्रशंसा भी करते हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए कसाना साहब, ऐसा है कि अभी मेल कांस्टेबल का हमने एग्ज़ाम देखा, उसमें 3,55,000 लोगों ने पेपर दिया। लगने कितने हैं? 5500 लोग। 3.5 लाख लोग तो मेरे को गालियां देंगे अपनी अयोग्यता, अपनी असफलता को छिपाने के लिए एचएसएससी को कोसेंगे और गालियां देंगे। पहले पहले मेरे को इस बात से गुस्सा आता था, पर मैंने सोचा कि मेरा पद ही ऐसा है कि मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो मैंने अब ये गुस्सा करना छोड़ दिया और कोई प्रतिक्रिया करनी छोड़ दी। मेरे एक गुरुजी हैं, मैंने उनसे सलाह ली, तो उन्होंने मेरे को एक शेर सुनाया जो मैंने जीवन में अपना लिया कि मैंने जीवन जीने का हुनर सीख लिया है। कुछ को मैंने माफ़ कर दिया, कुछ से मैंने माफ़ी मांग ली है। जी सर। सर, एक हरियाणा पुलिस भर्ती में सीटर गैंग एक्टिव होने की बात भी युवा कर रहे हैं कि सीटर बैठाए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या व्यवस्था कर रही है एचएसएससी जिससे सीटर एक भी नहीं बच पाई? देखिए ऐसा है, पहले नकल की घटना, आउटिंग की घटनाएं खूब होती थी। तो मैं अगर एक मेल कांस्टेबल का अपना पेपर छोड़ दूं, उसके बाद नकल और आउटिंग की घटना एक भी नहीं हुई। कसाना जी, आप हैरान होंगे कि मेरे जब से मैं चेयरमैन बना हूं, लगभग 95 कैटेगरियों के पेपर हो चुके हैं। अगर हम इनको दिनों में बांटें तो हर तीसरे दिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मेरे स्टाफ की वजह से, पुलिस की एक्टिव उसकी वजह से, विजिलेंट की वजह से तो इसमें कमी आई है। और अब ये दूसरा नया फार्मूला शुरू हो गया। मैं मानता हूँ सीटर की ये प्रॉब्लम आ रही है, इम्पर्सोनेशन की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सा गैंग पकड़ा भी गया है और पकड़ा भी जा रहा है। जो हमारी पीएसटी चल रही है पुलिस में, हर रोज़ 5-4 लोग इस तरह के पकड़े जाते हैं जो दूसरे की जगह दौड़ने के लिए भी आ रहे हैं। पेपर तो अलग बात है, दौड़ने के लिए भी दूसरा आ रहा है, पर ये सारा गैंग पकड़ा जाएगा। अभी तक 60-65 लोग पकड़े गए हैं, चेन बनती जा रही है और ये लोग जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है तो पुलिस को ज़्यादा कार्रवाई करनी होती है आयोग की बजाय, और वो कर रही है। सर, इस मामले पर मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि जब एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया था तब युवाओं ने मांग उठाई थी, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कई कैंडिडेटों ने फर्जी नंबर लिए थे और उसके ऊपर आपने जो तुरंत एक्शन लिया उसके बारे में मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि उसमें 50 युवा पकड़े भी गए हैं। तो सर, क्या जो 50 युवा पकड़े गए हैं एसआई में, उसके बाद एसआई की एक और लिस्ट जारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो ये 50 बच्चे पकड़े गए हैं, जिसमें 41 मेल और 9 फीमेल हैं, जिन्होंने फेक नंबर लिए हैं, झूठ कह के लिए हैं कि नॉन जॉब के या डिग्री के, पुलिस ने एक बार जांच कर दी है। और अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक डीसी की, सभी ज़िले के जो डीसीज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो हमारे को रिपोर्ट देगी कि किसने फेक नंबर लिए हैं। अगर ये संख्या 50 से ज़्यादा भी जाती है तो जब उनको भी हम बाहर करेंगे और डी बार करेंगे कि वह एचएसएससी का 3 साल तक पेपर ही ना दे सकें, और उनके स्थान पर जो लोग वेटिंग में हैं या वेटिंग से भी अलग कम लो मेरिट के हैं तो उनकी सिलेक्शन करेंगे। सर, वैसे तो आपने पहले ही बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कमेटी गठित कर दी है, लेकिन काफ़ी युवा बता रहे हैं कि आप मांग नहीं करते सुधार की, क्योंकि जैसे ग्राम सचिव भर्ती है सर, उसमें परसेंटाइल मेथड आपने यूज़ करने की नोटिस डाल दिया, तो उसमें जिसके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, यानी कि जिसके घर में जॉब है,
वो कैंडिडेट किसी भी हालत में नहीं लग सकता, क्योंकि वो सिर्फ 100 क्वेश्चन सही कर सकता है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं ले सकता। और परसेंटाइल की जो कट ऑफ है वो 100 से ऊपर रह रही है। तो इसके बारे में युवा आपसे जानना चाहते हैं। जो एक्स्ट्रा मार्क्स की बात है वो सोशल इकोनॉमिक्स की एक प्रावधान सरकार ने रखा है, मैंने नहीं रखा। वो मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स बन के सरकार के आएंगे तो मैं उस हिसाब से भर्ती करूँगा। अगर बच्चों को या समाज को ऐसा लगता है कि सोशो इकोनॉमिक के नंबर एक्स्ट्रा हैं तो वो अपनी मांग सरकार के पास रखे, और सरकार के पास ये मांग पहुंच भी गई है। शायद इसमें कुछ बदलाव भी होने जा रहा है। मैंने, क्योंकि ये फैसला सरकार ने लेना है, मैंने नहीं लेना। तो मैं खुद मानता हूँ कि कई विषयों में ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं ये, इससे बहुत ज़्यादा मेरिट प्रभावित होती है। मैंने भी सरकार को बच्चों की तरफ से अपना पक्ष रखा है कि इसमें भी कुछ अमेंड करने की ज़रूरत है। फाइनल फैसला जो है वो सरकार ने लेना है। तो सर, हरियाणा पुलिस की भर्ती है, ये कब तक पूरी हो जाएगी? हरियाणा मेल कांस्टेबल की दौड़ चल रही है जो 17 से 27 है। 28 को हम अब्सेंटी को मौका देंगे, और 29, 30, 31 को जो दुर्गा वाहिनी की बेटियां हैं हमारी, उनका रिजल्ट हम जल्दी ही आजकल में 7 टाइम के लिए डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद 3 जनवरी से 20 जनवरी तक इनकी जो है हाइट और चेस्ट का मापन करेंगे, और साथ के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम ये सोशो इकोनॉमिक के नंबर, हायर एजुकेशन के नंबर, ये सारी चीज़ें देख के लगभग 1-1.5 महीने में ये जब भर्ती है पूरी, दुर्गा वाहिनी, मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, कमांडो की तो हम बहुत जल्दी ही करने जा रहे हैं, मगर 1-1.5 महीने में सभी कैटेगरीज की पूरी कर देंगे। सर, जो 27 को आपके ने कमेटी बैठाई है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जांच करेगी, तो क्या ग्राम सचिव की जो एग्ज़ाम डेट है उसमें बदलाव हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में बदलाव होता है तो? नहीं, डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के मेथड में परिवर्तन हो सकता है। तो पेपर क्यों पीछे हटे उसकी वजह से? नॉर्मलाइजेशन के मेथड में अगर कोई चेंज करना पड़ा, चेंज करेंगे। बच्चों की ज़्यादातर मांग ये है कि आप रिटर्न का रिजल्ट निकाल के जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर हैं उनको जोड़ के फिर परसेंटालाइज करो। तो उस बात पे विचार करेंगे, और जो इंस्टीट्यूट है उसके सामने हम ये पक्ष बच्चों की तरफ से पूरी तरह से रखेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है। अगर ऐसा संभव है तो रिजल्ट पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सर, क्या सीईटी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा? क्योंकि काफ़ी आवेदन आ चुके हैं, तो वो भी कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो सीईटी में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? मैंने आपको कसाना जी शुरू में ही कहा, जब शिफ्ट ज़्यादा होगी या पेपर के सेट अधिक होंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए सीईटी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। सीईटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है सर? एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, और उन्होंने हमारे को एग्रीमेंट हुए 15-20 दिन हो गए, उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा था। तो वो शायद जल्दी ही तारीखों का घोषणा करेंगे कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे। शायद अभी तक जो संभावित वो हैं वो मार्च का फर्स्ट वीक में एनटीए जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। सर, स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू समेत आपने कई भर्तियों के लिए जो कैंडिडेट डीवी में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं वो विड्रा करना चाहते हैं, तो उनको मौका दिया है। इनका फाइनल रिजल्ट सभी भर्तियों का लगभग 86 के लगभग ये पद हैं, तो इनको 86 के लगभग भर्तियाँ हैं, 86 के लगभग जो भर्तियाँ हैं, इनका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है? स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू। ये जो स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू, डेंटल, हाइजीनिक, काफ़ी पोस्टें हैं, एलटी, असिस्टेंट एलटी, रेवेन्यू क्लर्क, इस तरह की जो मैंने शुरू में आपको बताया 86 कैटेगरी का हमने पेपर लेके डीवी कर लिया है। तो हमारे सामने अभी एक समस्या पैदा आ गई है सोशो इकोनॉमिक की। बच्चे ही हमारे को बताते हैं कि फला व्यक्ति ने झूठ बोल के फेक नंबर ले लिए, उसके घर में नौकरी है, या वो बीए पास नहीं है, उसने बाद में की, या उसकी डिग्री फर्जी है। तो हम भी सभी कैटेगरीज को हमने 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि अगर किसी ने झूठ बोल के या जाने अनजाने में, मैं ये भी नहीं कहता झूठ बोल के, अगर जाने अनजाने में कोई फेक नंबरों का क्लेम कर लिया है तो वो विड्रॉल कर ले। और वो विड्रॉल होने के बाद हम जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर जोड़ते हैं अपने रिटर्न में, जल्दी से ही उनको जोड़ के और फाइनल डीवी इंटरनल करके रिजल्ट देने
जनवरी के पहले हफ्ते में ही हम शुरू करने वाले हैं। एक सर, ये जो फीमेल कैंडिडेट के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं, इनके ऊपर भी डाउट चल रहा है कि इनका परिवार है फीमेल कैंडिडेट का, वो माता पिता यानी जहाँ जन्म हुआ है वो माना जाएगा, या फिर शादी में ससुराल वालों को जैसे ससुर या सास होती है उनकी जॉब मानी जाएगी? देखिए, अभी जो विधानसभा चल रही थी उसमें सीएम साहब ने एक बयान दिया कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका हम ससुराल पक्ष देखेंगे, पर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ये आने वाली भर्तियों पे लागू होगा। जिनकी डीवी हो चुकी है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम लेने के बाद अपना क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो ठीक है चाहे वो उसमें कोई कमी भी है। तो अभी तो ये है कि उसके माता पिता, उसका भाई, वो स्वयं और उसकी संतान वो सर्विस में नहीं होनी चाहिए या थी नहीं। उसमें शब्द है इज, वाज और हैज़ बीन, तो ये बिल्कुल क्लियर है। या उसके स्पाउस पे लागू होता है, पति पत्नी पे लागू होता है, ससुर और सास पे या देवर जेठ पे ये लागू नहीं होता। सर, ग्रुप डी भर्ती की एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से नोटिस जारी करके और खाली पदों की डिटेल मांगी गई थी, तो क्या इसकी एक और लिस्ट आ सकती है? एक्स सर्विस मैन नहीं है, ईएसपी है, वो एक्सीलेंट सर्विस पर्सन, जिनको हम पहले आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कहते थे। उनमें बहुत से लोगों के जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट था वो गलत मिला था और उनकी सिलेक्शन भी हो गई थी। सरकार ने उनको टर्मिनेट कर दिया है, कुछ बच्चों ने स्टे भी ले रखा है। तो उनको भरने के लिए अभी हमने 21 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, और जिन बच्चों के ग्रेडेशन ठीक पाए गए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनकी एक लिस्ट और आएगी जो टर्मिनेट किए उनके स्थान पर। सर, हरियाणा पुलिस एसआई की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? अभी सीएम साहब से कुछ बच्चे मिले थे करनाल में, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में हम ज्वाइनिंग करा देंगे। कल हमारी डीजीपी साहब से बात हुई है, हमने उनको फाइनल लिस्ट दे दी है और ये कहा है ये जो 50 लोग हैं जो शंका के दायरे में हैं, इनको छोड़ के आप बाकी लोगों की ज्वाइनिंग करा दो। शायद पुलिस विभाग 1-2 दिन में ही उन बच्चों की ज्वाइनिंग करा देगा जो फाइनल सिलेक्शन में पहुंचे हैं और उन जिन पे कोई फेक नंबर या इस तरह का कोई आरोप भी नहीं है। सर, अगर किसी साथी की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अप्लाई करते समय ऐड नहीं हो पाई किसी कारण से, तो क्या आप वो डीवी के टाइम ऐड करवा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सारी चीज़ें वो देखते हैं जो उसने अपने एग्ज़ाम फार्म को भरते टाइम क्लेम किया था। तो इसका मतलब तो ये है उसने क्लेम ही नहीं किया उस डिग्री को, चाहे वो उससे पहले भी क्यों नहीं पास कर ली उसने। हम तो ये देखते हैं क्लेम्ड फॉर क्या है, जो क्लेम्ड फॉर है हम उसी के नंबर देते हैं। सर, एचएसएससी ऑब्जेक्शन तो ले लेती है आंसर की जारी करने के बाद, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी नहीं करती रिजल्ट से पहले, इसका क्या कारण है? रिवाइज्ड आंसर की के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ जाएंगे। एक ऑब्जेक्शन दिए तो हमने रिवाइज आंसर की भी दे दी, उसके बाद भी ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, फाइनल आंसर की पर भी ऑब्जेक्शन आ जाएंगे। ये ऑब्जेक्शन की श्रृंखला बंद नहीं होती। तो हमने फैसला लिया है कि हम फाइनल रिजल्ट जब डाल लेंगे तो रिवाइज आंसर की या फाइनल आंसर की डालेंगे कि इस रिवाइज की या इस फाइनल आंसर की के आधार पे हमने रिजल्ट डाला है। अगर उसके बावजूद भी किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है और वो उस एक क्वेश्चन को चैलेंज करता है कि आपका एग्जामिनर का क्वेश्चन ही गलत है या उत्तर गलत है या ऑप्शन गलत है, तो उसके लिए तब भी दरवाजे खुले हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो सभी युवाओं के डाउट क्लियर किए। और साथियों, चेयरमैन साहब का व्यक्तित्व बहुत ही सरल स्वभाव है। जो भी कैंडिडेट एचएसएससी ऑफिस आता है वो चेयरमैन साहब से मिल भी सकता है और डायरेक्ट अपनी समस्या सर से रख सकता है। ये उनका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपका और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।